हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। मैं उपेंद्र आप सभी का अपने रैंकस टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी को 8 फरवरी जो सेकंड पेपर का जो सेकंड लेवल है, मतलब जूनियर लेवल का जो पेपर है, उसको सॉल्व करा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, 31 क्वेश्चन है यहाँ से। तो इसमें ये कह रहा है कि अंडर रूट 50 43 गुणा अंडर रूट 50 बटे अंडर रूट 32 गुणा 13 23 है। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, देखो जैसे ऐसे भी कर सकते हो, 2 से करोगे तो ये 16 बार, और 2 से 25 तो 5/4, 3 से इसे काट लेना, ये 441 बार कट जाएगा। और इसे 3 से काटोगे 1681 बार कट जाएगा। तो इसकी बात करें, ये 41 आएगा और इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये 4 है और ये 21, तो ये आपका 205/84 इसका आंसर सही हो जाएगा। जब क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये आपका 5 × 3x + 4 -8 × 6x + 7 = 9x - 8 है। अगर मैं बात करूं यहाँ से जो x की वैल्यू निकालें, तो ये आपकी आएगी माइनस का 2/3 आएगी। और 3x प्लस अगर 4 की वैल्यू की बात करें तो इसका आंसर आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं 33 की बात करूं, तो इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई समस्याओं में कौन सी समस्या की प्रकृति में अंततः विशेषता है। अगर ये कह रहा है कि क्या दी गई ज्यामिति आकृति में सममिति रेखाएं खींचिए या दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, तो ये कह रहा है कि किसमें प्रकृति में, समस्या की प्रकृति में अंत विशेषता है। तो इसमें क्या होगा, आप अपना नाम लिखो, जो भी आपका नाम है, उस नाम में जो भी आपका अक्षर है, जितना भी संभव हो सके उसमें आप सममिति रेखा, सिमेट्री लाइन बनाइए। सिमेट्री लाइन का मतलब होता है कि आपकी कोई एक ऐसी लाइन जो किसी भी आकृति को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देती है, या जब उसके अलग अलग पार्ट करें तो दूसरा पार्ट को अगर आप पहले पार्ट के ऊपर रखें तो वो क्या हो जाना चाहिए, एनवेलप हो जाना चाहिए, पूरा ढक जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं अब आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो 34 में अगर हम बात कर रहे हैं कि आपसे ये पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज कौन सा है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करूं तो जैसे यहां से देखो, आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। जैसे 2 से करोगे ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट देख सकते हो यहाँ से, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये तो है नहीं, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं, 2 से करोगे 7, ये आप कहोगे 25 और ये कहोगे 24। तो 7 24 25 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। यह सबसे बड़ी जो भुजा का वर्ग होता है, जो अन्य तो जो 2 भुजाएं उनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं यहां से, तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न आंकड़ों के लिए दी गई पाई चार्ट का दिया जाता है। इस पाई चार्ट का आपको आंसर बताना है कि इस दिए गए पाई चार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा। जैसे कह रहा है कि उन त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोणों में क्या अंतर होगा जो मार्च और फरवरी में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को दर्शाते हैं। तो देखो, मार्च में देखना होगा आपको और जनवरी में देखना होगा। इन दोनों को देख करके टोटल अगर बात करेंगे डिग्री में, तो 360 डिग्री आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 27.2 डिग्री जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसकी बात करूं, तो यहां से अगर मैं देखूं इस वाले क्वेश्चन की कि भाई निम्नलिखित में कह रहा है कि वस्तु ए को 382.5 रुपए में बेचने से रैनो का 15% की हानि होती है, और बी को अगर आप 616 में बेच देते तो 12% का लाभ होता है। तो दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर अगर आप 1180 रुपए में बेचें तो उसका लाभ जो प्रतिशत है वो आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो अगर आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे यहां से तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 17.5। ठीक है, 17.5%। सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसको तो ए को 382.50 में बेचने पर रेनो को 15% की हानि होती है, और वस्तु बी को 616 में बेचे तो 12% का लाभ। दोनों का सीपी निकाल लो, सीपी निकाल के दोनों का एसपी दे रखा है और यहाँ से आप लाभ और हानि परसेंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या ऐसी है जो 72 से डिवाइड नहीं है। 72 का मतलब 8 नाम 72, तो ऐसा नंबर देख लो जो 9 से डिवाइड या 8 से डिवाइड ना हो। तो ऐसा जो ये नंबर है आपका, ये है 95 142 है। जैसे अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से करोगे तो आप कहोगे 8 एकम 8, बचे 6 62, तो ये डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो ये संख्या भी आपकी 72 से डिवाइड नहीं होगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें आपको मैराथन मैंने 10 घंटे के लिए वहां पर भी चीजें अच्छे से पढ़ा रखी थी, और क्लासेज में भी आपको सभी चीजें बता रखी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूं तो कह रहा आधारभूत अवधारणा जैसे आकृतियां, परिमाप, क्षेत्रफल
और बहुभुजों की विशेषता गुणों का परिचय देने के लिए कौन सी प्रभावी शिक्षण विधि सामग्री है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या टेनग्राम है, हनोई टावर है, या आपका कजुनेयर रॉड्स है? देखो, अगर आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है, क्षेत्रफल बताना है, उनके गुण वगैरह बताना है, तो इसके लिए आपके क्यूजनेयर जो रॉड्स होती है क्षण, इसका ये काम करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 39 पर भाई। अगर मैं 39 की बात करूं तो कह रहा कि राजीव ने भाई 7,000 की एक धनराशि 20% की दर से 1/2 वर्ष के लिए निवेशित की, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित था। तो उनके मित्र अमित ने 8,000 की एक राशि 10% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की, जबकि ब्याज कैसा होता, संयोजित होता वार्षिक। तो राजीव द्वारा ब्याज और अमित द्वारा ब्याज में जो अंतर है वो कितना होता? इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा भाई आपका 637। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40वां कह रहा, ऑन विच न्यूमेरेशन सिस्टम द क्लॉक्स आर बेस्ड। तो ये होता है आपका ये वाला सिस्टम। ठीक है, मतलब आपका पास्टिक जेसिमल प्रणाली जो होती है, ये आपका आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो चलो, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन की धारिता मतलब आपसे पूछ रहा है ये वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 25.872 आ जाएगा। बेलन का आयतन आपको पता ही होगा, πr²h होगा। इसकी ऊंचाई जो कह रहा है इसकी त्रिज्या की ये 3 गुनी है, तो यहां से इसे सॉल्व करोगे। आधार का क्षेत्रफल की बात करें तो πr² मतलब 616 है। r की वैल्यू निकाल लोगे, फिर h की वैल्यू निकाल लोगे और इसको यहां से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे देखिएगा भाई नेक्स्ट। तो जब सॉल्व करोगे तो 25.875 इसका आंसर सही हो रहा होगा। चलो, इस वाले क्वेश्चन को मैं बताता हूं पढ़ के आपको। यह कह रहा है कि एक विद्यार्थी को कहा कि भाई अवरोही क्रम में लगाने के लिए कहा, लेकिन जैसे उसने क्या करा, -20, -150, 0, 23 और 40। अब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। अब उसने क्या कर दिया, विद्यार्थी ने उत्तर दे दिया -150, -20, 0, 23, 40। अब उसको घटता क्रम लगाना था, लेकिन उसने लगा दिया बढ़ता क्रम। और बढ़ता क्रम क्या होता है आपका, आरोही क्रम होता है भाई। कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम। तो अब यहां से आरोही क्रम किस में है, क्या विद्यार्थी ने सही क्रम में लिखा, नहीं जी, उसको पनिशमेंट नेगेटिव टैग वर्ड है, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक त्रुटि की है। उसने क्या कर दिया, उनको आरोही क्रम में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ये उसकी त्रुटि है। ठीक है, उससे कहा तो था अवरोही क्रम में, लेकिन उसने आरोही क्रम में लगा दिया, ये उसने गलती कर दी यहाँ पर। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है जैसे कि वस्तुओं पर डिस्काउंट मतलब छूट की अवधारणा के शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षिका एक लोकल मार्केट के भ्रमण की योजना बना सकती है। तो इसका उपयुक्त कारण क्या है? इस तरह के क्षेत्र भ्रमण का होना अनिवार्य होता है, जैसे कि राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के द्वारा सुझाया गया है। यह विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से गणित अवधारणाओं का अधिगम के अवसर प्रदान करने होंगे। यह विद्यार्थियों को सेल से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों को देखने के लिए दुकानदार से इनके अभिकलन पर चर्चा करने के अवसर प्रदान करने होंगे। तो यही इसका आंसर ठीक होगा। इट वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू सी डिफरेंस एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू सेल्स से। ठीक है, ये वाला जो आंसर होगा इसका भाई सही होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और ये आपका सर्वांग समता पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी चतुर्भुज है। चलो, अगर मैं इसको बना के आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक हमारा चतुर्भुज है, मैंने इसके नाम दे दिए ABCD, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। चलो जी, आगे क्या कह रहा है, AB और DC पैरेलल हैं। आपका ये जो AB है और ये जो DC है एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपसे कह रहा 20 70 डिग्री है। अगर ये आपका 70 डिग्री है तो याद रखना, अगर ये 70 डिग्री है और ये आपका कैसा है, ये चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटर में पता होना चाहिए इसके जो ये, अगर ये 70 है तो 110 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये 110 है तो ये भी आपका 110 होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए एंगल 110 होना चाहिए, ना तो यहाँ 110 है, ना यहाँ 110 है, ना यहाँ 110। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से आप देखते रहो। ठीक है, आगे देखिएगा भाई। अच्छा, इसमें देखो, ये अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आ रहा था 31 जिसका आंसर आ रहा था। ऐसा ही क्वेश्चन है
ये कह रहा है कि इसका अगर आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 14 का अगर आपसे एक फैक्टर पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं सर ये जो बन रहा है ये आपका बन रहा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बन रहा है। मैं कह दूं कि भाई आप 2x प्लस 3y को ना k मान लो, बिल्कुल मान सकते हो। अगर मैं यहाँ से k कहूँ तो ये तो स्क्वायर होगा, तो ये आपका k स्क्वायर हो गया। ये माइनस का 5k है, माइनस का 14 बराबर 0 है। अगर यहाँ से आप फैक्टर करोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 करोगे तो आप कहोगे सर k स्क्वायर माइनस का 7k प्लस का कितना करोगे भाई यहाँ से 2k, क्योंकि जब भी आपका 2k माइनस का 14 है तो यहां से कॉमन होगा k इंटू के माइनस का 7 और प्लस का 2 इंटू के माइनस का 7। तो यहां से आपका k माइनस 7 और k प्लस 2 है। बाकी अगर यहां से आप देखते हैं, बाकी भाई ये तो है हो ही गया। और बाकी अगर मैं इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलूं, ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताऊं, तो आप कहेंगे सर 2x प्लस 3y माइनस का जो 7 होगा ये वाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बना करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से ये इसका ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है भाई, ध्यान से समझते रहना, बढ़िया से। आ जाओ नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करते हैं, ठीक है, तो 46 में क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 40/3 है, एक संख्या 5/2 है, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है। तो 8x प्लस 2 सही 1/4 अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो इसका आंसर 3 सही 3/4 आएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मान ली a है, संख्या a और b है, एक मान ली 40/3 है। अगर मान ली a की वैल्यू कह दूं मैं माइनस का 5/2 गुणा b बराबर अगर माइनस का 5 बटे मतलब माइनस का कितना है 40/3 है। तो अब देखो यहाँ से माइनस का 40/3 है, माइनस से माइनस का जाएगा 5 40, तो b बराबर मान लिया 16/3 आ गया। या x जो है ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/16। जब सॉल्व करोगे तो 3 सही 3/4 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये अगर एक्स वाई जेड क्रम से एक त्रिभुज के पिरामिड के फलक शीर्ष और किनारे की संख्या है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो किनारों की संख्या है 2x प्लस 3y माइनस 2y बराबर 8 इसका सही जवाब होगा। पिरामिड में आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, बता भी रखी है सारी चीजें। अगर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो a प्लस बी अगर 17/16 है, ए बी अगर 2 है तो a माइनस बी निकालना हो। a बड़ा हो तो कल मैंने बताया था डायरेक्ट आप फार्मूला करके निकाल सकते हो कि भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो प्लस का 4ab फार्मूला लगाओ और आप इससे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1/6 जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 49 की, तो ये कह रहा अगर आपके x की वैल्यू दे रखी है ना, x/y की वैल्यू दे रखी है, तो आपको x/y प्लस y/x की पावर -1 गुणा y/x की पावर -1 निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 165/48 आएगी। सॉल्व ऐसे कर सकते हो जैसे x/y की वैल्यू निकाल लो, ये है आपका -1/3, ठीक है, की पावर -3 है। तो अब इसको अगर प्लस में बनाना है तो इसको -3 की पावर 3 लिख सकते हो। ये डिवाइड में है, पहले इसको डिवाइड में माइनस को प्लस में बदल लो तो 3/2 की पावर ये 4 हो जाएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे -3 की पावर 3 जब गुणा में बदलोगे तो 2 की पावर 4/3 की पावर 4 होगा। तो यहाँ से x/y की वैल्यू निकाल के जब आप यहाँ पुट करोगे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं इसमें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन नंबर मैं 50 की बात करूं, यहां से 50 में कह रहा है कि पैटर्न की समझ का विकास बीजगणित पढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। तो इसका कथन जो दे रखा है सही कारण से निरूपित कीजिए। अब एक बात बताओ, जब आप पैटर्न की समझ का विकास बीजगणित पढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया है, क्या इसलिए माना गया कि पैटर्न बनाना रचनात्मक मानसिकता को बढ़ाता है, या पैटर्न तुलनात्मक रूप से आसान है, या पैटर्न बहुत सारे वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग होते हैं जिसमें बीजगणित नहीं होते हैं, या पैटर्न सामान्यकरण से संबंधित है। तो पैटर्न किससे संबंधित है, आपके जनरलाइजेशन से संबंधित है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भाई, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं 51 की, तो ये कह रहा है कि एक तरल पाल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, गहराई 4 मीटर है। इसके फर्श पर दीवार पर लगाने का खर्चा इतना है, तो प्लास्टर की लागत कितनी है। तो भैया क्या करोगे, यहाँ से इसका आयतन निकालोगे 20 गुणा 15 गुणा ये, और 42 से हिसाब से जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका
24,360। इस हिसाब से ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा 24,360। ठीक है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, दो वृत्ताकार खेत C1 और C2 के परिमाप 40 और 96 पाई मीटर है। तीसरे खेत की त्रिज्या क्या होगी यदि इसके क्षेत्रफल C1 C2 के क्षेत्रफल होगा योग के बराबर है। अब एक बात हो, परिमाप इसका कितना होगा, C1 की बात करें तो 2 पाई R, 1 मान लो भाई 40 है तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, C2 है, यहाँ से इसमें 2 पाई R2 मान लो, यहाँ ये कितना दे रखा 96 पाई, तो यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और निकाल करके इनके योग के बराबर जब आप इससे सॉल्व करोगे, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर 1 स्क्वायर और मतलब पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा आपका 52 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। चलो भाई 53 क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती। कोई भी संख्या क्या कह रहा है, कोई भी संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती। जैसे मान ली मैं आपसे कहूं 1 का है, तो 1 का वर्ग करोगे ये 1 के बराबर हो जाएगी। करा कभी भी कोई भी संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती। अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती इसका मतलब छोटी होती है। अगर मैं कह दूं 2 है तो 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 4। बड़े ध्यान समझना, कह रहा है कि कोई संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है। अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, बराबर होती है। ये वाली बात तो सही है भाई, ट्रू वाली बात कह रहा है। ठीक है ना, ये बात तो क्या कह रहा है भाई, सही कह रहा है। दूसरा, सभी ऋणात्मक संख्या अपने घनों से बड़ी होती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या, जैसे मैंने लिखा आपसे -2 और मैं कहूं कि इसका क्यूब करो तो -8 इससे बड़ा है। कोई भी, जैसे मैं कहूं आप -1 लिखो, चलो -1 का अगर मैं क्यूब करूं तो -1 आएगा। अब ये बड़ी कहाँ हो गई, बराबर भी हो गई। तो ये कह रहा है सभी ऋणात्मक संख्या अपने घनों से बड़ी होती हैं। अपने घनों से बड़ी होती हैं तो बराबर भी होती हैं। कोई संख्या अपने घन से कभी बड़ी नहीं होती। अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूं, ध्यान समझना, कोई संख्या अपने घन से बड़ी कभी नहीं होती। अपने घन से बड़ी होती है, ये बात तो गलत कह रहा है। तो जहां सी ऑप्शन दिखे उसे हटा दो, केवल डी है, ए और बी है। थोड़ा सा इस ऑप्शन को मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करके आपको ऑप्शन के हिसाब से समझा देता हूं। ठीक है, तो आपका ये तो गलत कह रहा बराबर, तो जहां सी ऑप्शन है उसको हटा दो, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे अब ये क्या कह रहा है, कब किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। किसी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल है, ये कह रहा है कि कभी परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी अभाज्य संख्या, मैंने कहा भाई 3 है, अब 3 से मैं कहूं आप √3 करना, तो √3 कैसा है, परिमेय है, नहीं है। किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है, ये बात कह रहा है। ऐसा नहीं होता है। और भी आपके सामने और ऑप्शन और भी चीजें लेता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे कोई भी आप मान ली, जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई √5 है तो ये परिमेय नहीं हो सकता। तो केवल डी की बात करें तो डी वाला बात भी ठीक है आपकी, डी वाली बात भी, लेकिन डी वाले का अगर हम ठीक बता दें केवल डी के हिसाब से तो भी गड़बड़ी है। अब कोई भी संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती, अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं और बी की बात करूं, ये दोनों ऑप्शन भी ठीक हैं, डी भी ठीक लग रहा है। तो आप अगर यहां से देखें ए बी भी बता सकते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे आपके 2-3 ऐसे ऑप्शन बच रहे हैं इस हिसाब से। ठीक है ना, बाकी चलो एक बार देख लेंगे भी इस हिसाब से। इसमें अगर मैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूं, ये कह रहा है कि आपके सामने ए और डी दो बिंदु रेखाखंड BC के एक ही ओर स्थित हैं। दो बिंदु इसके प्रकार हैं कि AB 5 है, AC 8 है, AC 4 है, BD 8 है और ये 5 है। तो यहां से देखो, D 5 5 है, 8 8 है, 4 4 है, तो इसका मतलब तीनों साइड्स बराबर हैं। एंगल की तो बात ही नहीं आएगी, तो यहां से बची बात। अब क्या अब ABC DCB के बराबर या DBC के बराबर है, ये चेक करना होगा। ABC DCB के जो होगा आपका सर्वांग सम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं ABC और आपसे कह रहा है AD, चलो ऐसे देख लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो। कह रहा AD दो बिंदु रेखाखंड BC के
एक ही और स्थित दो बिंदु हैं, आप इसको बना के देख लेना, इसी हिसाब से इसका आंसर बनेगा। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे देखो। अब जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो प्रमाणित करना है तो सबसे पहले विरोधाभास लेकर के आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर के बताते हैं कि भाई √3 एक अपरिमेय संख्या, ये कह रहा है कि परिमेय मानेंगे तब इसको सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, अगर आप कहें क्वेश्चन नंबर 56 निम्न परीक्षणों को आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, अगर ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, इनका माध्यक 65 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने बताया कि भाई इसके 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, तो a+3 बटे 2 जो है वो 61.5 के बराबर है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 59.3 के बराबर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। तो देखिएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो 57 में ये कह रहा है कि रचनात्मक आकलन के लक्ष्य क्या है। तो रचनात्मक आकलन कभी भी याद रखना आपका रैंकिंग और प्लेसमेंट का काम नहीं करता है, ये योगात्मक आकलन में होता है। तो बी ऑप्शन तो गलत हुआ, तो जहां बी दिखे उसे हटा दो। ठीक है, अब ए वाला आकलन को अध्यापक का हिस्सा बनाना है, ए वाली बात ठीक है, तो ए और जो सी होंगे वो आपके सही हो जाएंगे, ए और जो सी ऑप्शन होंगे वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसमें भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में परियोजना विधि, प्रोजेक्ट अगर हम मेथड की बात करें तो कौन सा कथन सही है, प्रोजेक्ट मेथड में करके सीखना है सर, हाँ ये वाली बात तो सही है। ठीक है, एक ऐसी विधि जिसमें अधिगमकर्ता की भूमिका सबसे कम है, नहीं भाई, प्रोजेक्ट मेथड में तो काम करता है अधिगमकर्ता। ऐसी विधि जो अधिगमकर्ता खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ये भी ठीक है आपकी, ये निगनात्मक पर होती है नहीं, तो ए और सी जो ऑप्शन होंगे वो आपके करेक्ट आंसर होंगे भाई इसमें, ए और जो सी ऑप्शन है वो आपके करेक्ट आंसर हैं। अब इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 59 और 60। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये कह रहा है कि 2x-10 और 3x-50 पूरक कोण है, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है, और 90 डिग्री के बराबर है तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5x, 50 और 10 60, 60 90 में से घटाए 30, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि यह परीक्षण, यह जो परीक्षण विद्यार्थियों के विशिष्ट समूह के सदस्यों के सापेक्ष प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है उसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित टेस्ट। तो ये है भाई आपका आंसर टोटल 31 से लेकर 60 तक के 30 क्वेश्चंस का। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। बाकी मिलते रहेंगे आपसे रैंकस टीचिंग एग्जाम पर।